मैं सचिन तेंदुलकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैंने अपनी राह कुछ और चाहिए। भगवती माँ की कृपा है कि जो मैं चाहता था वो भी वही चाहती थी। अच्छा। फिर मैंने खेल कूद छोड़ दिया। गुरुजी की बात कर रहा हूँ, सलीम जी की। मुझे तो मेरा सर चकरा गया, घूम गया। कोई ऐसा भी गा सकता है। बहुत छोटी उम्र में मतलब मैं उनका स्टूडेंट बन गया। शायद दिल्ली का ऑडिशन क्लियर किया, क्या वाकया था? देखिए, आर्टिस्ट मशहूर हो या ना हो संतोष जी, हाँ, पर मजबूर नहीं होना चाहिए। तो आपने तो पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म हो और हाउसफुल, जिसको हम सभी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। एक्चुअली शंकर जी की कृपा है। हम अपने घरों में मनमौजी हैं क्योंकि सरहद पर तैनात फौजी हैं। हम वेले ही चौड़े हो रहे हैं, भारत माता की जय, ये वो, ये मला जोश मुझे समझ नहीं आता। हमें चाहिए उन्हें नमन करना। और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए हैं जो यहाँ की जानकारी पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे बच्चों को मारो घसीट के तो जीरो निकालिए। आपका गाना? बंदे ने कहा हाँ बड़ी डिटाई से, हाँ जी मेरा गाना है। भाई साहब कुछ अपना सुनाओ। मतलब लो मैं सुनाता हूँ। ना 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 रे ना रे ना रे। बोले तू पागल हो गया? छड़िया थे टट्टू उते टप चढ़ दी, ये मेरा गाना है। बोले ये दिलीप मेहंदी का गाना है पागल आदमी। बोले देखो जी ये गाना मेरा है। अब पूछो कैसे? कैसे? जो मैं गा रहा हूं आप उसको चेंज करके अपना बना रहे हो। आप तो सरेआम चोरी कर रहे हो। जीवन में पहला ब्रेक कब मिला? रिकॉर्डिंग में पहला ब्रेक मिला हनी सिंह। मैं किसी जागरण में गा रहा था तो वहाँ उन्होंने मुझे सुना और दूसरे तीसरे दिन ही मुझे रिकॉर्ड कर दिया। सफलता का पैरामीटर क्या होता है? लोगों की नज़र में कुछ और है, आपकी नज़र में कुछ और हो सकता है। सिंगिंग के सुर, संघर्ष और मिलती है सफलता। एक नाम जो लगातार संगीत की दुनिया में अपनी गायकी के लिए जाना जाता है, चाहे वो माता रानी के भेंटे हो या फिर बॉलीवुड के गाने, वो जब भी गाते हैं कमाल के गाते हैं। आज हमारे साथ टॉक विद टंडन में हमारे साथ मेहमान हैं संगीत जगत के एक ऐसा चेहरा जो अपने पिताजी के सपनों को पूरा किया, अपने दम पर अपनी पहचान दिल्ली से चलकर माया नगरी मुंबई तक बनाया, और इनके गानों को हम सभी सुनते हैं, बहुत दुलार देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आज हमारे साथ टॉक विद टंडन के इस अध्याय में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेहमान तरुण सागर जी। तरुण भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद संतोष जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए मेहरबानी। ये तो माता रानी का आशीर्वाद है कि आप इतना अच्छा गाते हैं और आज हमारे साथ जुड़े। जीवन के बहुत सारे पन्नों को हम सभी देखेंगे एक साथ जी। क्योंकि जब आप कलाकार बन जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए आइडल भी बनते हैं जी। और न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं। सफलता इतनी आसानी से मिलती नहीं है। हमें याद है वो तरुण जो स्कूल में पढ़ता था और स्कूल में जब वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी गायकी की वजह से पूरे भीड़ से थोड़ा अलग होता था, उनकी पहचान थी उनकी आवाज़ जी। तो इसका आगाज़ कैसे हुआ, जर्नी कैसे शुरुआत हुआ बचपन से संगीत की तरफ? मैं आपको बताऊं एक बात, जो मैं गा रहा हूँ हाँ। ये मेरे पापा चाहते थे कि मैं गाऊं, मेरे डैडी चाहते थे कि मेरा बेटा सिंगर बने, तो मुझ पर थोपा नहीं गया संगीत। मेरे घर में फैमिली में ऐसा माहौल है, मैं जिस फैमिली से आता हूँ म्यूजिकल फैमिली है, पूरा बैकग्राउंड ऐसा ही है। वहाँ से शुरू होकर स्कूल में वैल्यू मिलना गाने की वजह से, जैसे अभी आपने कहा हाँ। भीड़ से अलग कर दिया मुझे गाने ने। वो भीड़ मुझे सुनती थी या मैं गाना चाहता था, उसमें एक वैल्यू मिलती थी, तो मुझे अच्छा लगने लगा। ये मैंने भी ये सोच लिया कि जो चल रहा है ये क्यों ना और मेहनत की जाए इसमें और दिल से किया जाए। बाकी माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। आपके पिताजी आदरणीय विद्यासागर जी खुद भी संगीत के बहुत अच्छे गुरु भी रहे हैं, और हमें लगता है बेसिक जब आपने जर्नी स्टार्ट किया, जब बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, आप उस समय से ही हारमोनियम के साथ रियाज किया। अब वो घर का माहौल वैसा हो गया जी। तो कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जीवन में जब बचपन में आपने संगीत की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ गया? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। एक बार, ये तो नहीं पता मैं कौन से स्टैंडर्ड में था तब, क्रिकेट खेलने गए थे सब बच्चे। तो क्रिकेट में तो चिल्लाना पड़ता है क्योंकि मैदान में आप दूर होते हो हाँ। किसी की फील्डिंग कहीं है, किसी की फील्डिंग कहीं है। तो मेरा रात को मुझे डैडी के साथ जागरण पे जाना था। मैं क्रिकेट खेल के आया, मेरा गला ही नहीं चले, बिल्कुल बंद। तो मुझे ध्यान हो गया कि आज भाई साहब आप क्रिकेट खेल के आए हो
और बहुत चिल्लाते हो, ये बॉल पकड़, छक्का चौका जो भी था वो। तो मैंने उस दिन के बाद क्रिकेट नहीं खेला, क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैंने अपनी राह कुछ और चाहिए। भगवती माँ की कृपा है कि जो मैं चाहता था वो भी वही चाहती थी। अच्छा। फिर मैंने खेल कूद छोड़ दिया। रंग सांवला था तो डर रहता था कि धूप में रहूंगा तो और काला हो जाऊंगा, तो क्रिकेट खेलना और भी छोड़ दिया, क्योंकि गधा मस्ती नहीं करनी। कोशिश की कि अपना वक्त खराब ना करें आप, बस। तो स्कूली शिक्षा के साथ साथ संगीत की तरफ ऐसा रुझान होता गया और लगातार रियाज भी आप करते गए। उस्ताद, जब हम सभी बात करते हैं उस्ताद की, जब हम किसी का शागिर्द बनना चाहते हैं और खासतौर से संगीत के क्षेत्र में, तो क्योंकि पिताजी आपके खुद भी क्लासिकल ट्रेंड टीचर रहे हैं और साथ ही साथ वो बहुत अच्छा गाते भी थे, और जो मास्टर सलीम से कैसे मुलाकात हुई और उनसे कैसे इंस्पायर हुए आप? मैं बताऊं आपको, मेरे मन में था कि मैं अपने पिता का स्टूडेंट रहूंगा आजीवन, क्योंकि हमारे जागरण पंथ में एक बात हम कहते हैं, थाल भरा गज मोतिया डिब्बी भरी सिंदूर, जो चलाए तेरे पंथ में रिद्धि सिद्धि भरपूर। ये मुझे मेरे पिता ने बताया, तो मेरे मन में थी ये बात कि मैं गुरु धारण अगर करूंगा तो पिता को करूंगा। लेकिन संगीत में एक अलग श्रेणी है गायकी। तो पापा ने मुझे मिलवाया उस्ताद मास्टर सलीम जी से। हमारे एक ताऊ जी थे सुरजीत मेहरा जी, जो कि उस्ताद पूरन शाह कोटी जी के सबसे पहले शिष्य थे। उनके घर हम मिले मास्टर सलीम जी से, गुरु जी से। यार ऐसा तूफान गवैया मैंने अपने जीवन में नहीं सुना। वो जो चाहे वो कर रहे हैं, अपने गले पे ऐसा कंट्रोल है उनका। गुरु जी की बात कर रहा हूँ, सलीम जी की। मतलब अपनी चाहत का गाना गा रहे हैं वो, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा गा पा रहे हैं। तो मुझे तो नींद नहीं आई, मुझे तो मेरा सर चकरा गया, घूम गया, कोई ऐसा भी गा सकता है। बहुत छोटी उम्र में मतलब मैं उनका स्टूडेंट बन गया। अच्छा। ये कृपा वाली बात है। तो पहले MH1 के सेट पे उनसे मुलाकात हुई या फिर उनके घर जाकर? नहीं, उससे भी पहले मैंने भी जिक्र किया ना, सुरजीत मेहरा जी। अच्छा। वो रोहिणी में रहते थे, सेक्टर 3 में। वहाँ गुरु जी का आना जाना था, क्योंकि सुरजीत मेहरा जी शाह कुटी साहब के स्टूडेंट थे। अच्छा। तो जब सलीम जी को दिल्ली आना होता था तो वो सुरजीत मेहरा जी के घर आते थे। साल था 2009 और आप उस समय एक भारत के बहुत बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बनने के लिए एक सपना लेकर आप शायद दिल्ली का ऑडिशन क्लियर किया। वो ऑडिशन का क्या वाकया था? सर आप हैरान सोचोगे, जागरण मेरे तब भी थे, आज भी हैं, चलो। हाँ। मैं जागरण में गाकर पूरी रात मैं चला गया ऑडिशन देने। अच्छा। थक गया था मैं, नींद नहीं थी और गला थका हुआ था। हाँ। मैंने थोड़ा गा लिया वहाँ। तो जो गुरुजन जो लोग बैठे थे, गुरुजी संजय विद्यार्थी जी, मुकेश परमार जी, जो बैठे हुए थे, उनको समझ आ गया कि फिलहाल थका हुआ है लेकिन ये आगे गा सकता है। उनके एक मौके पर मैं बॉम्बे चला गया। अब मुझे नींद ना आए, मैं दिल्ली ऑडिशन तो क्लियर कर लिया, मुझे सपने आ रहे हैं मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। मुझे नींद ही ना आए, सपनों में बॉम्बे, जागते बॉम्बे, रात सोते हुए बॉम्बे। एक दिन आ गया कॉल बॉम्बे से कि आपका सिलेक्शन हो गया है मेगा ऑडिशन के लिए। तो पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था? वो चाहते थे प्रसिद्धि हो, लेकिन हाँ ये था कि कैसे रहेगा, कैसे मैनेज करेगा, हम कैसे करेंगे। अर्निंग सोर्स मैं ही था यहाँ घर पर, ये भी एक टेंशन थी। हाँ। मैंने कहा कोई नहीं, हो जाएगा सब, पहले थोड़ा सा नाम लेकर आ जाते हैं। क्योंकि आर्टिस्ट को देखिए, आर्टिस्ट मशहूर हो या ना हो संतोष जी, हाँ, पर मजबूर नहीं होना चाहिए, मजबूरी इससे थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। हाँ। तो उसके लिए तो रिस्क लेना पड़ेगा। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की हार नहीं होती, और मंजिल तो मिल ही जाएगी। हाँ। राह में भटकते भटकते, पर बड़े नादान हैं वो लोग जो अपने घर से नहीं निकलते। मेरा मानना ये है कि रातों रात कोई छड़ी नहीं घूमेगी, कोई नहीं आएगा आपको लेने के लिए। जैसे हम सोचते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक दिन मेरी टैलेंट को पहचान मिलेगी, नहीं होता ऐसा। आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लंबा सफर तय करें तो आपको चलना तो पड़ेगा, बिना चले तो पार उतरे नहीं भैया। तो जब दिल्ली से, जब आपने दिल्ली ऑडिशन क्लियर करने के बाद मुंबई गए, क्योंकि वहाँ तो सारे सिलेक्टेड बच्चे आए होंगे, हर जगह से आए होंगे। अरे वो अजीब था, बड़ा माहौल। मैं तो यहाँ भजन कीर्तन करने वाला आदमी, थोड़ा बहुत चलो पंजाबी गा लेना। वहाँ तो पता नहीं कौन कौन सी शैली वो लोग यूज कर रहे थे। अच्छा। कोई ऐसे आ रहा है, कोई वैसे आ रहा है। मैंने कहा तरुण सागर कहाँ फंस गए। मैंने कहा मुझे बचाना, जरा लाज बचाना मेरी बस।
मैंने आपका एक वीडियो देखा था जब आप अपने गाने के लिरिक्स ही भूल गए थे, जब सारेगामापा में जब आप आए थे, पत्थर के सनम आपने बाद में जी गाया। हाँ, वो एक्चुअली मैं भावुक हो गया था। हाँ मुझे पता चला कि ये वही म्यूजिशियन है जो रफ़ी साहब के साथ जिन्होंने प्ले किया हुआ है। सामने प्यारेलाल जी बैठे हुए हैं। हाँ मैं बड़ा भावुक इंसान, मैं पत्थर के सनम गाते गाते मेरा ध्यान चला गया, तू कहाँ आ गया है, वो लिरिक्स भूल गया मैं। तो बाकी जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने कहा ये लिरिक्स भूल गया है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ये गाने का कंपटीशन है ना, याददाश्त का थोड़ी है। मुझे सुर में गाना है, लिरिक्स में गाओ, मैं पढ़ के गा लूंगा। याददाश्त थोड़ी है कि याददाश्त होनी चाहिए। हाँ। मैं क्या, याददाश्त मेरी कमजोर हो सकती है, सुर नहीं कच्चे होने चाहिए। बाकी माफी है, चलो। शंकर महादेवन की बात करते हैं। शंकर महादेवन के साथ बहुत सारी यादें आपके साथ जुड़ी है और एक बहुत बड़ा उन्होंने प्रॉमिस किया था, शायद वो पूरा भी हुआ। तो मैं उसके तरफ आना चाहता हूँ कि शंकर महादेवन से मैं भी मिला था कई बार। बहुत बिजी रहते हैं, बहुत अच्छे गुणी ऐसे व्यक्ति हैं जिसको बहुत कुछ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो उनसे मुलाकात और कुछ वाकया बताएं। सारेगामा के सेट पर जब वो पहली बार मेरा ऑडिशन, मेरा सिलेक्शन उनकी टीम में होना था। अच्छा। मैंने गा लिया, पंजाबी सूफी वगैरह गा लिया। उन्होंने मुझसे कहा कुछ रोमांटिक सुना। मैंने कहा जैसे किशोर दा का कोई गाना सुना। मुझे जितना आता था मैंने उतना गा दिया। वो बोले ठीक है, मुझे इतना चाहिए था कि तू गा पाएगा कि नहीं गा पाएगा। कई बार होता है ना कि एक तरह का गाने वाले लोग हर गाने को हरकत मुर्की में डाल देते हैं, वो गाने को खराब कर देते हैं। पैरामीटर उनका होगा, वो उनको लगा ये कर लेगा तो चलो। उनकी नज़रों में मैं अच्छा हो गया, मैं तो वैसे ही था बुरा सा, लेकिन उनको अच्छा लग गया, ये अच्छी बात है। तो एक बार उन्होंने शायद आपको कुछ वादा किया था कि तुम्हें कोई बॉलीवुड कोई फिल्म दूंगा, कोई प्लेबैक सिंगर बनाऊंगा या कोई गाने, ऐसा कुछ था? मेरा टारगेट था कि मैं इनको मनाऊं, क्योंकि आप समझो मेरी बात। हाँ। देवादिदेव महादेव शिव शंकर, हाँ। देवों में उनसे बड़ा कोई नहीं। हाँ। वो सबके बाप है। तो वैसे ही मेरा टारगेट था, महादेवन जी को मना ले, तो कुछ मत कर, एक गाना तेरी झोली में डल जाए, हाँ। तेरे नाम के आगे प्लेबैक लग जाए, बस। वो खुश हो गए। और वो टाइम कब आया? वो 2010 2009 मई की कोई डेट थी, 27 ऑफ मई 2009। अच्छा। मुझे कॉल आया शंकर महादेवन जी का। मैं था तो जम्मू में। उन्होंने कहा हाय तरुण, कहाँ हो तुम? मैंने झूठी बोल दिया, मैं बॉम्बे हूँ। मैंने बोल दिया मैं बॉम्बे हूँ, क्योंकि मैं मौका नहीं खोना चाहता था। उन्होंने कहा चल परसों आ जा तू, गाना डब करते हैं। सर मैं दिल्ली नहीं आया, मैंने जम्मू से फ्लाइट ली, सीधा बॉम्बे, फिर वो गाना डब कर दिया हमने। कौन सा गाना था वो? तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, मैं झूठ कहूं तो मर जाऊं। ओ गर्ल you're mine, oh girl you're mine, oh girl। तो आपने तो पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म हो और हाउसफुल, जिसको हम सभी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। वो एक्चुअली शंकर जी की कृपा है ये। अच्छा। शंकर महादेवन जी की कृपा है। वो चाहते तो कोई छोटा मोटा गाना भी दे सकते थे मुझे। हाँ। इतना बड़ा गाना मुझे दे दिया। हाँ। और फुल टॉस बॉल दे दी कि जा मार छक्का। हाँ। फिर वो लगना ही था। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आता है जब कोई नाम के साथ प्लेबैक सिंगर बन जाता है, तो उसकी बुकिंग बढ़ने लगता है। मतलब आप जितने भी शोज करते हैं उसके भी वजन बढ़ जाते हैं और शोज भी काफ़ी अच्छे स्केल का आने लगता है। तो एक जागरण से शुरू करके आपने, और उसके बाद सीधे प्लेबैक सिंगर, तो उसके बाद उस तरुण में कुछ चेंजिंग आया? हाँ, फिर तरुण सागर बॉलीवुड सिंगर हो गया ना। हाँ। पहले तो ये तरुण सागर बेटे गाता है। हाँ। फिर तरुण सागर होगा बॉलीवुड सिंगर। तो वो वैल्यू मिलने लगी। हाँ। देखिए, जब आपको कुछ ढंग का मिल रहा हो, हाँ, तो भगवान का धन्यवाद करें और उसको हामी भी भरें। हाँ, ये नहीं कि भरे पेट में आप कह नहीं चाहिए अभी तो हुआ ही नहीं जी, ये हाँ, तो हुआ ही नहीं जी, हाँ, तो हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। तो वो कृपा तो रही। मैं बहुत सारे टूर किए मैंने। हाँ। मैं मॉरिशस गया, मलेशिया गया, दुबई गया, अच्छा। जद्दा गया। उस एक गाने की वजह से मैंने टूर किए, नाम के आगे बॉलीवुड लग गया, पैसे बढ़ गए, वैल्यू बढ़ गई। तनु वेट्स मनु में भी गाना था, और एक दो बहुत सारे आपने, बुलेट और एक दो और भी आपके एल्बम्स आए थे। होमवर्क करके बैठे मेरे बारे में। तनु वेट्स मनु में एक गाना है पंजाबी, हाँ, वे रांझना वे, और एक आरक्षण में भी था जी। वो आरक्षण में भी शंकर महादेवन जी का म्यूजिक है। अच्छा। कितनी बड़ी बात है, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है वो। हाँ, वो था आरक्षण का गाना था। एक चांस तो दे दे मेरी जान तुम, फिर उड़ान देखना। बहुत बड़ा गाना था वो।
देखिए, अगर हमें लगता है कि आप जितने अच्छे तरीके से आपने भेंटे गाए, जी साईं बाबा के भी बहुत सारे भजन आपके हिट रहे, और फिर आप भोले बाबा की बहुत बड़ी कृपा मैंने देखी है कि आपके हर सावन में आपका कोई ना कोई गाना पॉपुलर हो जाता था। जी। तो कोई ऐसा भेंट जो आपको लगता है कि भोले बाबा की मेहर हमारे ऊपर हुई है? कांवड़ में खासतौर से आपके गाने बहुत चले। हाँ, भोले बाबा की तो देखो कृपा। हाँ, मैं पहले कोरस करता था अच्छा। बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, हम्म, तो मेरा जब ये भजन आया मेला भोले का, हम्म, तो कोरस करना तो छूट गया। मतलब चलो, एक रोग से तो आपको निजात मिली, अब आपको ये तो नहीं करना पड़ेगा। ओ मेला भोले का, ओ मेला भोले का, लगता है हरिद्वार, कवड़िया नच ले रे, कवड़िया नच ले रे, बोल के जय जयकार, मेला भोले का, मेला भोले का। हमें लगता है कि जब आप गाने गाते हैं तो बिल्कुल उस गाने में खो जाते हैं, रम जाते हैं। तो ऐसा कितना टाइम आप पूरे दिन में, जैसे अपने दिनचर्या में कितना समय लेते हैं रियाज के लिए? अब देखिए, रियाज के लिए तो जितना टाइम आप कर लो हाँ। उतना ही कम है, हम्म, लेकिन कई बात है ना, करत की विद्या ही है। हम्म, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सजान, हाँ, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। हाँ, करत की विद्या ही है। हाँ। दुआओं से इसमें असर आता है। अच्छा, करेंगे तो आप दिमागी तौर पे कर लेंगे, लेकिन अगर आप बड़ों की दुआएं लेंगे, अगर आप छोटों की भी दुआएं लेंगे, तो आपके काम में असर आएगा। गाने बजाने में असर दुआओं से ही आता है। कई बार क्या होता है ना, प्रैक्टिकली आपने बहुत सीख लिया लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि वो उसमें दुआओं की कमी है। तो बड़ों की और छोटों की, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनकी दुआएं लीजिए। देखो, आपके बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारे भजन हमने देखा भी, जी। क्योंकि आजकल ज़माना बहुत टेक्निकल हो गया है, डिजिटल हो गया है। डिजिटल में भी आपका अपना एक चैनल है तरुण सागर का। तरुण सागर जब देखते हैं उसमें बहुत सारी माता की भेंटें हैं, बहुत सारे, हर इंसान की, हर आर्टिस्ट की एक गाना उसकी पहचान होता है। तो जैसे बॉलीवुड में मैंने हाउसफुल का गाना सुना, लोगों ने पसंद किया, वैसे ही अगर भेंटों की बात करें तो वो कौन सा गाना है जो आपकी पहचान है, कहीं भी जाते हो उससे जरूर गुनगुनाते वो हैं? गाना पड़ता है मुझे। हाँ जी, हाँ। आपने बड़ा अच्छा बोला। एक भजन है, दिल्ली में स्थान है कालका माई का। हाँ, मेरे भी घर आ जादा आती, तुझे कभी जो फुर्सत है, कालिका माँ, ओ हमें तेरी जरूरत है। ये मुझे गाना ही पड़ता है, हर जगह गाना पड़ता आप माता रानी वैष्णो देवी में हमेशा जाते हैं, आपकी हाजिरी मैंने देखा है जी, कई जी। बार आप लगते हुए। है जी। एक दिल्ली का कलाकार जो लगातार मेहनत करता है और पूरे विश्व में जाता है अपने गानों के लिए, तो जी। कैसा फील होता है? क्योंकि एज ए आर्टिस्ट आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत पैसे वाले हों जिसका पूरा भारत नहीं जानता, लेकिन कोई कलाकार जो होता है वो अपनी गायकी से, अपनी आवाज़ से या अपने टैलेंट से पूरे भारत को ही अपना परिवार बना देता है। तो कैसा फील होता है? क्योंकि अलग अलग जगह जाकर आप जागरण भी करते हैं, शोज भी करते हैं, तो कैसा महसूस होता है? सर, मुझे देखिए बड़ा अच्छा लगता है। एक आर्टिस्ट, मैं फिर बात करूंगा, पैसे मिले कम मिले ज्यादा मिले वो अलग बात है, लेकिन आर्टिस्ट से जो काम चाहता है, ये लाइट, कैमरा, स्टेज, हाँ, लोगों का मिलना, एक आर्टिस्ट चाहता भी यही है। हर कोई चाहता है कि लोग मुझे चाहें। आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, हाँ, कि लोग मुझे मिलें, मेरे साथ सेल्फी खिंचवाएं, हम्म, ऑटोग्राफ लें, मेरी पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे वो दूर तक पहुंचे। तो अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो ये धन्यवाद करूंगा प्रभु का मैं। देखिए, जैसे मैंने अपनी टीम को बताया था कि आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में तरुण सागर जी होंगे, जी। तो हमारी टीम ने कहा कि ये मास्टर सलीम जी के साथ बहुत अच्छा आप जुगलबंदी भी आपने किया है, जी। तो वो एक अंदाज में चाहता हूँ आपका, वो कैसे छोड़ा? क्योंकि वो तो बहुत हाई पिच में गाते भी हैं और आप भी उसी अंदाज में गाते भी हैं। देखिए, उनसे जुगलबंदी करने की तो मेरी हैसियत नहीं है। हाँ, हाँ, ये है कि मैं सांस उनके साथ भरता हूँ। हाँ, जैसे कोई बड़ा गवैया गाता होता है, हाँ, अशोक चंचल जी गुरुजी कहते होते थे, वो सांप पर हो हाँ, कि मेरा थोड़ा साथ दो, ऐसा वो करते थे। तो मैं तो उनके पीछे खड़ा, मुझे अच्छा थोड़ा सा सुनाएं। खड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है। हाँ, सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरदा यारा, सारी सारी रात पावा बात कंधा परण हुंगारा, तू ते सानू तुर गयो लाके, तू ते सानू तुर गयो लाके, उमरा दलारा हुण नहीं गुजारा। ये उनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप गाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका ही रिफ्लेक्शन आपके पास, आपकी आवाज़ में भी आ जाती है, जो कि उनको फील करते हैं अपने जी जी जी, गुरुजी को।
एक शेर होता है पंजाबी का, रांझा रांझा कर दी ने मैं आप पे रांझा हुई, सद्दो नहीं मेरे दीदो रांझा हीर ना आखो कोई। अब तो बहुत कुछ चेंजेस आ गए, नहीं तो मैं आधा जीवन अपना उनके जैसे कपड़े पहन के बिताया मैंने। अच्छा, जैसे कपड़े वो पहनते थे मैं फोटो खींच लेता था, फिर दिल्ली आके बनवा लेता था। हमें याद है आपसे एक बार मुलाकात हुई थी टी सीरीज के स्टूडियो में जी नोएडा में। तो आप लगातार शोज भी करते हैं, बहुत सारे गाने भी गाते हैं, लेकिन एक चीज़ और करते हैं जो सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, जी, लड़ाइयाँ भी बहुत करते हैं, बहुत नहीं, सारे बहुत किसी सारे बात पर विवाद होता है, हाँ। बेवजह तो नहीं लड़ना चाहिए। हाँ अब मैं जैसे यहाँ आया हूँ तो आते तो नहीं लड़ा हूँ ना, नहीं, ना खुला सांड तो नहीं हूँ, तो कोई बात विवाद, हाँ मुझे नहीं लगता कि विवाद कोई वर्ड है। हाँ मेरा मानना ये है कि कोई बात चल रही है, हाँ। मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं अपना पक्ष रखता हूँ बस। पहले तो मैंने देखा वो राजपारिक वाला प्रकरण, हाँ वो तो बेवजह दो पैसे ऐसे दो, हाँ मैं बताऊँ आपको, हाँ मैंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा था ऐसा। हाँ ये बात मैं कहते हुए शर्माता भी नहीं हूँ, हाँ, और अगर किसी को डाउट हो तो मुझे फोन भी कर ले। अच्छा, हाँ ये भी हाँ अभी शीतल पांडे ने अभी एक स्टेज पर कहा है हाँ कि शाम जगत में गाने वाले जो भजन गायक हैं, अगर गिने जाए तो चुनिंदा ही हैं जो सुर में गाते हैं, हाँ बाकी बेसुरे हैं, कूड़ हैं। वो उनका कहना ये है कि भाव प्रधान है, हाँ। लेकिन गाने के लिए थोड़ा सुर भी प्रधान होना चाहिए। हाँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारा सीख लीजिए, आप नहीं सीख पाएंगे, हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे कूड़ लोग मैं सुन के आया हूँ संतोष भैया। हाँ मैं वीडियो देखता हूँ, बाबा का नाम लेकर बाबा के कंधे पर बंदूक रखकर वो ऐसा ऐसा कूड़ गा रहे हैं, इतना गंदा गंदा गा रहे हैं, फिर कह देते हैं भाव। यकीन करें वो लाखों रुपए लें, करोड़ों लें, भगवान करें उनको करोड़ों रुपए लें, वो डाके डालें जितने मर्जी, हाँ। मैं उतना नहीं, वैसा नहीं गा पाऊंगा। मेरे एक मित्र हैं कन्हैया मित्तल, और कन्हैया मित्तल जी के साथ भी आपका कुछ मैंने देखा। वो लोगों की गलतफहमी है, लोगों को लगता है कि मैंने कन्हैया मित्तल को एक बात कही। मेरे को जिस बात का जो मैंने विरोध किया था वो ये था कि आपको सलीम जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि सलीम जी अगर माता को नहीं माने तो वो ना करें जागरण, उनको नहीं बुलाना चाहिए। कोई भी आदमी जो भगवती को, जो बाबा को ना माने, जो भोलेनाथ को ना माने, उसको नहीं बुलाओ, चाहे वो कोई भी हो। मेरा ये विवाद था कि आपको सलीम जी का नाम लेके ये नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, फिर कुछ दिन बाद मैं क्या देख रहा हूँ, दोनों साथ ही थे, दोनों साथ हैं। अब मैं क्या करूं, मैं जो सलीम जी के पीछे कन्हैया मित्तल से जो मैंने कहा कि कन्हैया यार ऐसे मत करो, अब वो दोनों एक साथ हैं। अब मैं क्या ही तो मैं कन्हैया मित्तल को बोल दूं, और क्या ही मैं सलीम जी को बोल दूं, और क्या ही कोई अब मुझे बोल देगा। मेरे पास तो ये भी हो गया कि जो कन्हैया मित्तल जी कल तक सलीम जी के लिए बोल रहे थे, अब ये दोनों एक साथ बैठे। अच्छा, और जो सलीम जी खफा थे कन्हैया मित्तल जी से, और वो अब दोनों एक साथ बैठे हैं। तो मैं बेवजह क्यों लड़ूं? मुझे तो कन्हैया मित्तल ने कुछ कहा ही नहीं, जिनको कहा था उनसे सुलह हो गई उनकी। मैं बेवजह बुराई बना। लेकिन हाँ, मैं सलीम जी को कहने वाला कोई नहीं हूं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनका मेरा रिश्ता ऐसा है। वो गुरु हैं, वो बड़े हैं, वो कह देंगे कल को मुझे, अगर मैं गुस्से में आके कह दूं जी आपने कन्हैया मित्तल से दोस्ती कर ली, वो कह देंगे मैं तेरा गुरु, मैं बड़ा हूं, मर्जी मेरी, बोल क्या करेगा। कन्हैया मित्तल को तो मैं कहने वाला कोई हूं ही नहीं। मैं तो चाह ही रहा था कि ये दोस्ती हो जाए, कैसे नहीं बोलना चाहिए। अब ये दोनों एक हो गए और मैं बीच का बिच्छू बन गया हूं। अब जैसे आने वाले समय में क्या प्लानिंग है? अभी 2025 अभी चल रहा है, हमें याद है कोरोना काल था जब लोग कलाकार घर में बैठे थे, पूरा भारत क्या पूरा विश्व एक तरह से रुक गया था, थम सा गया था, अपनों से भी लोग घबरा रहे थे, और खास तौर से जो सबसे ज्यादा जो परेशान था वो कलाकार टीम था, जो भी चाहे छोटे कलाकार हो बड़े कलाकार हो। तो उस समय आपने एक गाना बनाया था, ऐसी आई आफत ठंडा पड़ गया घर का चूल्हा, करके सेवा गुरुओं की सीखी थी ये कलाकारी, दिन बीते हैं अच्छे अब मजदूरी की है बारी, घर के जितने खर्चे गए हम कहाँ से लाएंगे, अब भी नखरे किए तो हम भूखे मर जाएंगे, बोले सरकार हम कलाकार कहाँ जाएंगे, सुन ले सरकार हम कलाकार कहाँ जाएंगे। वो गाना हम लोग के रोंगटे बिल्कुल खड़े कर दिए होंगे, हमें लगता है दर्शक भी जरूर सुना होगा, वो हम कलाकार कहाँ जाएंगे। दर्शक नहीं सुनते, सुनते हैं? अरे मैं बताता हूँ आपको, हाँ, मेरी बात का इनको लगेगा बुरा तो लगे, मुझे कोई मैटर नहीं करता। हाँ,
देखिए किसी समाज की बात करेगा कलाकार करेगा, देश की बात करेगा कलाकार करेगा, शिक्षा की बात करेगा कलाकार करेगा, सैनिक की बात करेगा कलाकार करेगा, नेताओं की बात करेगा कलाकार करेगा, कोई भी करता है कलाकार की बात। आपने देखा है, जब आपने देखा कहीं कोई किसी ने कहा हो कि किसी पार्लियामेंट में या किसी बड़ी जगह पर किसी ने कहा जी कलाकारों को ध्यान दीजिए, कलाकारों पे ध्यान दीजिए, कोई कहेगा ही नहीं। मैं इतनी मुझे क्षति पहुंची कि सबकी बातें हो रही हैं। मैंने अंतरिम में पहली लाइन ये लिखी, थोड़ा सुनाएंगे? मैं वो गाना गाना ही नहीं चाहता, आप यकीन करें। अच्छा मैं नहीं चाहता वो वक्त दोबारा आए। अच्छा। मैंने उसमें एक लाइन पहले लिखी, एक बात है पक्की, हम किसी गिनती में नहीं आते, कैटेगरी नहीं है हमारी, सच है। हमें कुछ समझा ही नहीं जाता। भीड़ कहीं कोई नेता कोई आ रहे हो, कोई बड़े नेता आ रहे हो तो एक कलाकार बुला लिया जाएगा जो पब्लिक का टाइम पास करेगा जब तक नेताजी नहीं आएंगे। फिर नेताजी आएंगे, अपना भाषण देंगे, उनको पूरा ग्राउंड बना के कलाकार देगा। पर नेताजी ने एक बार भी नहीं कहा कि इस कलाकार का धन्यवाद जो मुझसे पहले गा रहा था, मुझसे पहले जो देशभक्ति के गीत गा रहा था, हाँ। मुझसे पहले जो समाज की बात कर रहा था, मुझसे पहले जो हिंदुत्व की बात कर रहा था, होता ही नहीं है। देखो बहुत सारे कलाकार तो नेता बन गए हैं, सदन में जाते हैं, जैसे रवि किशन जी हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए, भगवंत मान जी हो गए जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे बहुत सारे कलाकार बहुत अच्छे, कंगना रनौत जी हो गई। तो नहीं लगता कि इनको कलाकारों के प्रति कुछ आवाज उठाना चाहिए या कुछ सोचना चाहिए? सर हम लोग वहां तक नहीं पहुंचते ना। तो तरुण सागर जी अगर वहां पहुंच जाएंगे तो कुछ करेंगे कलाकारों के लिए? नहीं, तरुण सागर कभी राजनीति करेगा नहीं, मुझसे होता ही नहीं। नहीं, कुछ भी संभव है जीवन में, कुछ भी हो जाना। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि आप केवल जो आपका स्थान है सिंगर का वो सिंगर ही रहेंगे, आप अच्छे कंपोजर हैं, लेकिन पता नहीं ईश्वर ने क्या लिख रखा है, अगर उधर गए तो क्या होगा? फिर तब की तब देखें, अभी तो कुछ प्लानिंग नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मैं उस मार्ग पे नहीं चल रहा हूँ। अच्छा। जैसे कुछ लोग प्लान करते हैं हाँ। कि 2 साल ये करना है, हाँ। फिर इसके बाद ये करना है। हाँ। मेरी इच्छा ही नहीं कोई, फिलहाल तो नहीं है। हाँ। कुछ होगा तब की तब देखा जाएगा। आपका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था जी, और वो गाना मैं जरूर सुनना चाहता हूँ जी, कि सारे गाने सुन लो आज मुझसे। शेरा वाली तेरे दर पे आया, एक गाना ये भी अच्छा लगा था मुझे, फिर आया मेला भोले का। आप और अलग अलग, जैसे आपको एक गाना मैंने बहुत ज़्यादा पसंद किया था कि दीवाना भोले का, और एक थी दीवाना कावड़, भोले का। एक कावड़ के समय आपने किया था जब एक काहे का कावड़ में, तो वो ऐसा कुछ था वो भी कोरोना के पीरियड में ही था जो आपने गाया था। वो एक बात थी मेरे मन में, एक मलाल था कि हम लोग जो दिल्ली साइड के लोग रहने वाले हैं, जो यूपी दिल्ली, हाँ, जो हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार की जो बेल्ट है, हाँ, हमारे लिए सावन का मतलब है कावड़। मतलब भोले आना जाना शुरू कर देंगे, भोले से मतलब कावड़िए। हाँ। तो हमें लगेगा सावन आ गया। बारिश का मतलब सावन हमारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है। हाँ। बारिश आएगी तो इसका मतलब नहीं सावन आ गया। बॉम्बे में तो इतनी बारिश पड़ती रहती है, तो क्या सावन आ गया? नहीं। दिल्ली और ये नॉर्थ के लिए सावन का मतलब है कावड़। तो मैंने एक गाना गाया था, एक बात मैं पूछूं जोड़ के दोनों हाथ, बिन कावड़ कैसा सावन भोलेनाथ, बिन कावड़ कैसा सावन भोलेनाथ। मेरे मन में था वो मलाल। अच्छा। फिर भोलेनाथ ने सुन ली वो बात हमारी। तो आप अपने लाइफ में, जैसे कभी हर आदमी का अपने नाम के साथ कुछ लिखना अच्छा लगता है, तो नाम के साथ आप प्लेबैक सिंगर लिखना चाहते हैं, कंपोजर लिखना चाहते हैं, या भजन गायक लिखना पसंद है? देखिए, जिसमें मेरा जो रोल होता है अच्छा, वहाँ वो लिखा जाता है। हाँ। जैसे बहुत सारी कंपोजिशन मैं करता हूँ, हाँ। जो मैंने नहीं भी गाई होती, तो वहाँ कंपोजर, अच्छा। कई बार क्या होता है कंपोजिशन मेरी नहीं होती, मैंने सिर्फ लिख के दिया है, अच्छा। तो वहाँ लिरिसिस्ट राइटर। अच्छा। और जिसमें कुछ भी मेरा नहीं है, मैंने सिर्फ गाया है, हाँ। तो मैं सिर्फ सिंगर हूँ। सबसे ज्यादा टफ जॉब क्या है चारों में? सबसे मुश्किल है कंपोजिशन करना। अच्छा। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, हाँ। सबके लिए बात करता हूँ। हाँ। मैं प्रणाम करता हूँ कंपोजर्स को हाँ। कि कंपोजिशन पे लिखना आसान है। किसी शब्दों को वो किस मूड के हैं, मूड कौन देगा? म्यूजिक। और म्यूजिक कौन देगी? वो कंपोजिशन देगी। कंपोजिशन खुद बताती है कि मेरा ये ऑरा होगा, इस पर ये बीट लगेगी, इस पर ये ठेका लगेगा, ये हैप्पी मूड होगी या सैड मूड होगी। कंपोजिशन करना सबसे मुश्किल काम।
एक बार आधी रात को शायद नरेंद्र चंचल जी का कॉल आ गया आपके ऊपर, कभी ऐसा? मेरा उनसे बहुत अच्छा प्यार था, भगवान का शुक्र है। देखिए उनके जैसा कोई नहीं होगा, अभी पता नहीं कितनी सदी नहीं होगा। लोग लगे हुए हैं चंचल जी बनने में, पागल हैं वो लोग, और लगे रहो। अच्छा, चंचल बनने की आप कोशिश करो ना, साजिश तो मत करो। उन्हीं की तरह ये वो नकलें शक्लें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो किसी की इज्जत करना अलग बात है, किसी का फ़ायदा उठाना एक अलग बात है। इज्जत करो आप, लेकिन आप अपने आप को चंचल ही समझ लेते हो, तो पागल के बच्चों थोड़ी अकल करो। वैसा ना कोई होना ना कोई होगा। वो आपने जो गाना कहा, हम कलाकार कहाँ जाएंगे, हाँ, वो जब चलन में आया, हाँ, तो मुझे 3 साढ़े 3 बजे कॉल आया चंचल जी का, पापा जी का। मैं जागा हुआ था, मैंने फ़ोन उठाया। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी, पेरी पन्ने जी, जय माता दी जी। तो वो बड़े अपने मूड में उन्होंने ऐसे बोला कि यार किसी ने मुझे तुम्हारा गाना भेजा है, हम कलाकार कहाँ जाएंगे। मैंने पहले पूरा सुना, फिर मुझे लगा यार ये तो अपना बंदा है, मेरा बंदा है ये तो। फिर मैंने तुम्हें फ़ोन कर लिया। तो उनका आशीर्वाद मिलना, अच्छा उनके सामने जाके तो कोई भी कहते पापा जी मेरे लिए थोड़ा बोल दो, वो ऐसे थे यार, वो किसी को भी प्यार करते थे, किसी को भी। कोई कह देता था कि मेरे बारे में ये बोल दो, मेरे बारे में वो बोल दो, तो वो ऐसे भगवान जैसे थे, सबको आशीर्वाद देना। जैसे भगवान ऐसे करके बैठे हुए, कोई भी सामने आ जाए, लो आशीष, आशीर्वाद लो आशीष, वो ऐसे थे। बट आगे से उनका फोन आना, हाँ। ये बड़ी बात थी मेरे लिए। एक बहुत चीज़ मुझे कुरेदता है श्याम जगत में, मैं देख रहा हूँ आजकल आए दिन झगड़े होते हैं कि जब कोई बड़ा सिंगर आ जाता है तो छोटे सिंगर को बहुत जल्दी वाइंड अप कर दिया जाता है, फिर दूसरे को जल्दी से प्लेटफॉर्म दिया जाता है, और आए दिन ऐसे झगड़े होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो क्योंकि आप तो हमेशा जागरण करते रहते हैं, छोटे बड़े और विशाल हर रूप में, तो कभी ऐसा कभी फेस हुआ है कि आप आए और कोई बड़ा सिंगर आ गया, या क्योंकि आप तो खुद अब बड़े सिंगर, क्योंकि अगर मैं जागरण क्षेत्र में अगर देखूं तो मुझे लगता है कि अगर टॉप 10 में नाम उठाऊं तो आपका नाम उसमें है शामिल। तो छोटे सिंगरों के साथ कैसा बर्ताव होता है पुराने सिंगरों का? होता ही है, ये किया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको देखिए क्लियर कट बात करता हूँ, मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं। हाँ, जो बड़े कलाकार है ना, उनको ना बैठने में पता नहीं क्यों आपत्ति है। अच्छा, जब कोई अगर वो 1-2 बेटे ज़्यादा गा लेगा, 1-2 भजन ज़्यादा गा लेगा, तो क्या ही हो जाएगा ये। एक और, मैं खाटू जाता हूँ 11 पे, तो कोई गा रहा होता है तो कलाकार आके बैठ जाता है, प्रेशर बन जाता है कि अब बैठ जाओ आप, इनको गाना है। अच्छा, कई बार क्या होता है, जब उनकी बारी आती है, जिनकी 60 गांठ अच्छी है, यार आधा घंटा एक भजन गाते रहते हैं। वो कहते हैं एक ही तो भजन हुआ है, उसी बीच में वो कहानियां भी हैं, किस्से भी हैं, और ये भी है वो भी है। किसी की बारी आने तो यार, रोज गा रहे हो आप। कोई एक इनसिक्योरिटी पता नहीं किस चीज़ की, मुझे तो समझ नहीं आता। कभी आप कहते हो प्रभु हमारे हैं, इन पर हमें भरोसा है। अरे भरोसा है तो किसी और की तो बारी आने दो, क्या आप ही गा लोगे सारा? ये खाटू में मुझे बड़ी क्षति पहुंचती है। अच्छा, कलाकार का बड़ा होना, संतोषी, बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। दिल का भी बड़ा होना। नहीं, दिल का नहीं, कलाकार का बड़ा होना, पैसे वाला होना बहुत जरूरी है। अच्छा, पूछिए क्यों? क्यों? जिसके पास पैसा नहीं है। तरुण भाई, मैंने देखा है कि बहुत सारे जागरण में, खासतौर से आजकल श्याम जगत में मैं देख रहा हूँ, आए दिन कंट्रोवर्सी होता है कि अगर कोई बड़ा सिंगर आ जाता है तो छोटे सिंगर को, या जो भी पहले सिंगर गा रहे होते हैं, उन्हें जबरदस्ती कहो या दबाव में उसे बिठा दिया जाता है। तो कभी ऐसा हुआ है, और इस प्रकरण में कभी आपकी क्या राय है? नहीं, मेरे साथ तो देखो हुआ नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में अभी ये कुछ हुआ है, देखने को मिला है, आपने देखा होगा। हाँ, मोदी नगर में बारिश पड़ गई। हाँ, विमल दीक्षित जी को गाना था, लेकिन ये क्लियर बात करो, वहां भीड़ जो थी वो कन्हैया मित्तल जी को सुन रहे थी। आप बात समझो मेरी। कलाकार थोड़ा चिढ़ भी जाता है, चिढ़ जाता है कलाकार, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। मैनेजमेंट जब बिगड़ेगी, अब उसके बाद बहुत सारे वीडियोस, कभी विमल दीक्षित के, कभी किसके, कभी किसी के, आपने देखे होंगे। एक सबसे जो मुझे भद्दी बात लगी, किसी से झगड़ा करना है ना आपने, तो आप उसको बोलो, पब्लिकली भी बोलो, अपने मंच से भी बोलो, आप जागरण पे भी बोलो, पर मर्यादा में थोड़ा रहे। मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, मर्यादा लांघ दी।
विमल दीक्षित जी ने फ्लो में ना बड़ा कुछ बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि किसी से झगड़ा है उसे फोन करो, आप उससे मिल लो आप, लेकिन थोड़ा शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल रखो यार। होता क्या है कि मान लीजिए किसी कलाकार को पब्लिक ने सुनना है, उन्होंने कह दिया जी हमें आपका वो भजन सुनना है। अच्छा, मर्यादा में रहना जरूरी है कलाकार के लिए। अच्छा बोलेगा तो लोग बुलाएंगे। अब कलाकार को गाली सुनने के लिए तो कोई नहीं बुलाएगा कि भाई साहब आपने उस मंच पे ये गाली दी थी, ये गाली सुना दो हमें, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये मर्यादा वाली बात है। अच्छा, झगड़ा इतना बड़ा है नहीं। अगर ईगो पावर बहुत बड़ी हो जाती है, ईगो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है कि मैंने तो बोल दिया, मैं क्यों अब गलती मांगू, मैं क्यों माफी मांगू, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में उन्होंने दूसरा जागरण में भी बिल्कुल खुली चुनौती दिया, फिर इन्होंने लीगल नोटिस की बात किया मित्तल जी ने, ऐसा कुछ हुआ बाद में? हाँ, वो मैंने भी वीडियो देखा, आपने भी देखा होगा। हाँ, कन्हैया मित्तल जी भी बड़े गुस्से में हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मैं ये। तो मेरी उन दोनों से विनती है, मेरे भाइयों, मेरे को आपके इस झगड़े से कोई लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हैं। तो आप कन्हैया मित्तल जी और विमल दीक्षित जी, पहली बात विमल दीक्षित जी, थोड़ा शब्दों पे कंट्रोल किया कीजिए, शब्दावली अच्छी कीजिए, जोश में आके होश नहीं खोना, कुछ मत देखो, आप जागती जोत देखो, और सामने भीड़ नहीं है, ये संगत है, ये भगत है, ये प्रेमी है। आपको अच्छा बोलना चाहिए, अगर गुस्से में भी है तो भी अच्छा बोलना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर आप गाली गलौच नहीं करें। और ये दूसरी बात, कन्हैया मित्तल जी को क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आप बड़े बन जाइए, क्षमा कर दीजिए। आप करेंगे तो आपकी मेहरबानी, नहीं करेंगे तब भी आपकी मेहरबानी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कब तक हम यही देखते रहे कि विमल दीक्षित ने ये कह दिया, फिर कन्हैया मित्तल ने ये कह दिया। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ बीच में मजे ले रहे हैं बस। अच्छा, उनका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। वो बार बार कभी ये वीडियो वायरल, कभी वो वीडियो वायरल, कभी ये वीडियो। अरे यार, ये उल्टे सुल्टे वीडियो वायरल कर रहे हो, कोई भजन वायरल करो यार, कोई भाव वायरल करो यार, एक दूसरे को कोई अच्छी बात वायरल करो। और मैं तो इनमें से दोनों का बड़ा नहीं हूं, कोई बड़ा आए भैया, इन दोनों को बिठा के समझाए कि बस करो, मत करो ये सब। कन्हैया मित्तल जी अपने काम में ज्यादा बिजी हैं। हाँ, उन्होंने लीगल टीम को लगा दिया इस काम पे कि मैं तो बोलूंगा नहीं, तुम बोलो। हो सके तो अगर मेरी विनती अगर आप तक पहुंचे तो इस बात को प्लीज खत्म कीजिए, बाकी मर्जी है आपकी। हमारा पॉडकास्ट अगर विमल जी देखते होंगे या हमारे कन्हैया मित्तल जी देखें तो उनसे मेरी विनती अरे है आप चिंता नहीं करो, कोई कट करके पहुंचा देगा, आप चिंता नहीं करो। फिर तो ये वायरल हो जाए कहीं। कट करके पहुंचा देगा कोई उन तक। एक चीज और, हमारे मंदिरों में बहुत ज्यादा अव्यवस्था हो जाता है, जब भीड़ आ जाता है, या कोई भी ऐसा त्यौहार जैसे एकादश हो या और भी अलग त्योहारों में बहुत ज़्यादा भीड़। और साथ में मैंने देखा है कि वीआईपी कल्चर, अगर आप एक तरफ भीड़ में कई घंटों की लाइन में लगे हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, तो एक तरफ भक्तों की इधर तांता लगा हुआ है, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि वीआईपी लोग सीधे आते हैं, उनके सीधे एंट्री होती है, अपना उन्होंने अरदास किया और सीधे निकल गए। तो ये इसको कैसे देखते हो, इसको कैसे रोकना चाहिए? आप क्या समझते हो इसको? मुझे तो वीआईपी कल्चर बनाता कौन है, आप बताओ मुझे। पैसे वाले। किसी ने कोई चीज पाई है, किसी ने खरीद ली, हाँ, उनके लिए पैसे की वैल्यू नहीं है, वो वक्त की वैल्यू देख रहे हैं कि मैं इतनी देर यहां लगूंगा, इतनी देर में मेरा ये काम हो जाएगा। एक भक्त के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि आप बहुत सारे भजन गाते हैं, तो इतना तो तय है कि आपको कहीं ना कहीं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आस्था है, तभी आप भजन गाते हैं। क्योंकि जो भी आप भजन गाते हैं वो केवल औपचारिकता के लिए नहीं गाते, मन से गाते हैं, दिल से, चाहे वो माता के बेटे हो या जो भी भजन आप गाते हैं। तो एक भक्त के नाते, क्योंकि ऐसा नहीं कि पैसों के ही वैल्यू है, कि भाव की वैल्यू होती है भक्ति में। संतोष जी, वीआईपी होना ना तब तक बुरा लगता है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। वीआईपी होना तब तक बुरा लगता है जब तक आप खुद नहीं बनते। अच्छा, समझ रहा आप मेरी बात? हाँ, हर जगह प्रोटोकॉल चल रहा है, हर जगह जिसका दाव लग रहा है वो वीआईपी बन रहा है। कहाँ सेटिंग नहीं, बताओ आप मुझे, आप कहाँ चले जाओ दरबार में। यार मेरा बंदा बैठा है, ये कर देगा मेरा बंदा। मैं आपको एक नाम मैं नहीं लूंगा उसका, हाँ, बुरा मान जाएगा। वो मेरा दोस्त है कोई, वो वैष्णो देवी दरबार गया, तो मैं हर महीने वैष्णो देवी दरबार जाता हूँ। तो उसने मुझे पूछा, तरुण भाई दरबार जाने के लिए क्या बेस्ट रहेगा? मैंने कहा यार श्री शक्ति से जाओ, अपने सुबह पहुंच जाओगे,
5-6 बजे, ठीक है। अब वो गया होगा दरबार, अब वो मुझे फ़ोन कर रहा है, देखो कितना नखरा देखो, हाँ, कि भाई मैं श्री शक्ति ट्रेन से गया, वहाँ पे 3 कैटेगरी होती हैं, मुझे भी पता है 3 कैटेगरी है, 3 टायर एसी है ना, 2 टायर एसी। हाँ, फर्स्ट क्लास में तेरा भाई गया हाँ, और वो पूरा कैबिन मैंने बुक कर लिया अकेले के लिए। क्या नीड थी अकेले के लिए, एक बात बताओ आप, हाँ, है कोई नीड थी? वहाँ 4 लोगों का कैबिन था, तू सोया होगा चारों पे? नहीं ना, हाँ, एक पे ही सोया होगा। चलो, मैं बोला मैं उससे गया और वहाँ पे जो सबसे बड़ा होटल है, मैंने उसमें कमरा बुक करा है भाई। फिर गाड़ी, मैंने कहा मैं इसमें जाऊंगा नहीं, मुझे भवन तक छोड़ के आओ फॉर्च्यूनर में। फिर मैं गया और फिर मैं आत्मारी पहुंचा। मैंने कहा मेरी बात सुन, तू भवन पे गया था, वैष्णो देवी दरबार पे? हाँ। मैं कहा पागल था, जाना ही नहीं रहा इतना ऊपर। माता को बोलता आत्मारी पे मिल जाए मुझे, क्यों इतनी चढ़ाई की? मतलब अजीब से बेवजह वो, उसमें एक अजीब सी ललक है, अजीब सी आदत है, बेवजह बताएगा ये इतने की चीज़ मैंने ली है, ये मैं इतने पैसे की खरीद के लाया हूँ। मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा तू ये चीज़ बेचता तो नहीं है? पूछे क्यों? उसे हर चीज़ का पर्टिकुलर रेट याद है यार। अच्छा, मुझे तो नहीं पता मैं कौन सी चीज़ कितने की लाया था, उसे याद है। मैंने कहा बेचता तो नहीं है? बोला मतलब? मैंने कहा जैसे शॉपकीपर को पता होता है कि ये डिटर्जेंट इतने का, आटा इतने रुपए किलो है, ये इतने रुपए किलो, ये इतने रुपए किलो है, क्योंकि वो बेच रहा है, हाँ, इसलिए उसे याद है। तो बेचता तो नहीं है यार। फिर वो समझ गया मेरी बात कि कहाँ बोल रहा हूं। तो ये वीआईपी जो कल्चर है ना, हाँ, ये हमारा ही बनाया हुआ है, इसे खत्म करना चाहिए। होगा ही नहीं सर। जजमान को एक स्पेशल वैल्यू मिलती है। जजमान को जो पूजा कराता है, अर्चना कराता है, कैसे खत्म करा दोगे आप? हम्म, पंडित कहते हैं, ये पंडित लोग कहते हैं कि जजमान की स्पेशल वैल्यू है। अच्छा, है? आप जाओ, कौन से मंदिर में जाओ, जजमान को आगे ले आएंगे, जिसको जजमान कह रहे हैं, जिसने पैसे थोड़े ज्यादा दिए हैं। अब बिना पैसे के मंदिर भी नहीं चल रहा, कैसे चलेगा बताओ आप? चल पाएगा? तो आपकी भी एंट्री वीआईपी से होती है या? सर अभी मैंने एक बात कही, हाँ, कि जब तक वीआईपी होना बुरा लगता है, जब तक आप खुद नहीं बनते। अच्छा, मैं वैष्णो देवी दरबार जाता हूँ, मैं लाइन में लगता हूँ, और कुछ और संसाधन है जिनका मैं उपयोग कर लेता हूँ, मुझे, मेरे नोन लोग हैं। हाँ, अच्छा, मुझे भी पता है कि कब भीड़ होगी कब नहीं होगी, ये भी पता है मुझे। मैं 3 नंबर गेट से जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कब जाना चाहिए। अच्छा, हर महीने जाते हैं? हर महीने वैष्णो देवी। मैंने एक भेंट गाई थी, हर हाल मैया तेरे दर आना है, इको ही तमन्ना मैं दीदार पाना है। ਅਸੀਂ कल भी अज भी कल भी तेरे दर ते आवांगे, कोई लोड़ पई ते मंगांगे, नहीं ते शुक्र मनावांगे। अच्छा, हाँ, मतलब भाई हर बार मांगने नहीं आता हूं मैं, भाई जो आपने दिया उसका धन्यवाद भी तो करने आना है मुझे। हाँ, ये हमारे भैया हैं एक राकेश शर्मा जी, अच्छा, एसएचओ हैं सीबीआई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में। मैंने बहुत साल पहले उन्हें कही थी, आज से 13-14 साल 15 साल पहले, कि मैं एक बार ना पूरे महीने वैष्णो देवी दरबार आना चाहता हूँ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उन्होंने कहा एक बार क्यों, हर बार आ। मैंने कहा हर बार आना पॉसिबल थोड़ी है। बोला क्या जाना है तेरा, टिकट ही तो खर्च होनी है, हाँ, बाकी बोले यहाँ होटल है, रुकना है, सब कुछ हो ही जाएगा। अच्छा, ये उन्होंने मुझे हरी झंडी दी, उनका आदेश मुझे हुआ, ये तब से लेकर अब तक चल ही रहा है। माता वैष्णो देवी के जब हम जिक्र करते हैं, क्योंकि आप जब माता वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ से ज़्यादातर श्रद्धालु जम्मू कश्मीर जरूर जाते हैं। जी। और अभी जम्मू कश्मीर में जो अभी दुर्घटना हुई है, आपने देखा कि पूरा देश बिल्कुल दहल गया, और जो धर्म पूछकर पहलगांव में जो लोगों की हत्या हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल दुखी हूँ उस बात के लिए। मुझे तो, हमने तो प्रदर्शन किया, जागरण कलाकार के जो लोग हैं, हमारे आदरणीय गुरुजी महंत श्री हरबंस लाल बंसी जी, महंत श्री हरबंस लाल बंसी जी, और घराना मंडी के जो पीठाधीश हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, हम सब ने प्रदर्शन किया। अच्छा, जो हम कर सकते थे शांतिपूर्ण, क्योंकि हर कोई तो गन लेके नहीं लड़ सकता ना। नहीं, तो जो जिसे करना चाहिए वो उसने किया, और इस बात के लिए तो मैं, बल्कि मैं क्या पूरा देश इस बात के लिए दुखी है हम, कि स्पेशली जो उन्होंने धर्म पूछ कर किया,
ये तो सराहनीय नहीं है, ये बदतमीजी है। ये कहाँ जाके मुंह दिखाओगे आप? कौन से धर्म के लिए लड़ रहे हो आप? आपको लगता है कि जन्नत मिल जाएगी उन्हें? बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कोई उनके बहुत ऊंचे लोगों में नाम आएगा? अरे आज नहीं तो कल कुत्ते की मौत मारे जाओगे तुम। वैसे हमने मुकाबला बड़ा जोरदार किया। किसने? हमने? हमने। आपको क्या लगता है? आप और हम घर में बैठे थे सर। ये बेवजह की जो हम क्रीम खाते हैं, ये अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे लाइव आके जो हमने किया सर, आपने हमने कुछ नहीं किया। सुनो, ये फौजियों ने किया। हाँ। ये उनको नमन है। आप बात समझे, हम अपने घरों में मनमौजी हैं क्योंकि सरहद पर तैनात फौजी हैं। वाह। हम वेले ही चौड़े हो रहे हैं, भारत माता की जय, ये वो, ये मला जोश मुझे समझ नहीं आता। हमें चाहिए उन्हें नमन करना। मैं भजन गायकों की भी बात कर रहा हूँ, अपने इंस्टा लाइव आकर देखो जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया। ये बकवास कर रहे हैं सब अपने फेसबुक से लाइव आकर। जिन्होंने किया है उनको नमन है, फौजियों को नमन है। हमारे भजन शैली में से 2 ऐसे नाम हैं जो देश को समर्पित कर दी अपनी औलादें उन्होंने। कौन? लाइमलाइट में भी नहीं है। कौन कौन? बड़े भैया मनोज शर्मा ग्वालियर वाले, उनके दोनों बेटे वायुसेना में हैं। अच्छा। लड़ाकू जहाज चलाते हैं। हम भजन गायक हैं, जैसे हमारे पीछे कोई पड़ जाए मारने को तो हम भाग जाएंगे बॉडीगार्ड के पीछे, बाउंसर के पीछे, बचाओ बचाओ। उन्होंने अपना जीवन, औलाद जीवन होती है। दूसरे हरमिंदर रोमी जी, तीनों बच्चे सेना में। अच्छा। जिक्र भी नहीं करते, वो कहते भी नहीं है। ये मुझे पहली बार पता चला। तबका नहीं चाहिए ना उनको, वो तबका नहीं लेके घूमना उन्होंने। सिर्फ कह देना जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ये बातें मुझसे तो होती नहीं। नमन करता हूं मैं मनोज शर्मा जी को, नमन करता हूं मैं रोमी भैया को, जिन्होंने अपने बच्चे, अपना कल, औलाद जो होती है आने वाला कल होती है, अपना कल देश को समर्पित कर दिया है। अपने बच्चों को इस तरह तैयार किया है कि जाओ देश पर निछावर हो जाओ। और मनोज जी के दोनों बच्चे और रोमी जी के दोनों बच्चे देश के लिए तैनात है सर, और इसका वो कुछ वैल्यू भी नहीं पाते। कोई ड्रामा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कि हाँ जी देखो देश के लिए क्या किया। कोई कुछ नहीं करता यार, फौजी करते हैं, देश के लिए किसान करता है। और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए हैं जो यहाँ की जानकारी पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे। बच्चों को मारो, घसीट के घसीटो और नंगा करके मारो। अभी आपने बीच में कुछ कुत्ते के बच्चे बोला था, ऐसा मुझे पता चला है कि आप गालियां बहुत देते हैं। नहीं, मैं नहीं देता हूँ गालियां। सुने मैं आपको बताऊं, ऊंची भवनी बैठ के हर को मुजरो ले, जैसी जाकी वावर है वैसा ही फल दे। आप समझ रहे बात? हाँ। मैं तो भजन भी गाता हूँ। हाँ। मैं तो सुबह उठते ही प्रभु से विनती करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वाह। अब जो मुझसे जो सुनना चाहेगा, जिसके जैसे कर्म होंगे। और सुने, कलाकार अपने लिए तो पैदा ही नहीं हुआ। हाँ। कलाकार पैदा हुआ है दुनिया के लिए। जो मुझे जिस चीज के लिए बुलाएगा, अगर वो उस वैसे काम करेगा, हाँ। गाली सुनने वाले तो वो गाली सुनेगा। मैं बेवजह गाली नहीं सुनूंगा। अभी मैं आपको एक इंस्टेंट बात बताता हूँ। हम किसी जागरण में गा रहे थे, मैं 11:30 बजे शुरू हुआ, 3:15 बज गया। मैं गाता रहा, फैमिली नचाता रहा फैमिली को, जैसा जैसा भाव जो उनका था। एक ऐसा बदतमीज आदमी उस पार्टी में था, संगत में बैठा हुआ था, जिसने कहा ये भैं बंद करो। अच्छा। 3:15 के बाद मेरा थोड़ा दिल किया, थोड़ा रागदारी की जाए, थोड़ी रूदारी की जाए एज एन आर्टिस्ट। ये भैं बंद करो। मैंने कहा ऐसा थोड़ा प्यार से बोले आप, विनती है मेरी आपसे, प्यार से बोलें थोड़ा आप। मैं कहा मुझे ये भाषा वाली नहीं अच्छी लग रही। बोला मैं समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ये 11:30 के 3:15 बज गए, कुछ मैं अपनी मर्जी का गाना चाह रहा हूँ, शायद आपको समझ ना आए। हाँ। मेरी मर्जी का है, थोड़ा मेरी मर्जी का भी सुन लो। बोला नहीं ये भैं मुझे समझ नहीं आई। मैं कहा भाई साहब आपकी भौं मुझे समझ नहीं आई। जैसे को तैसा। और क्या। मैंने कहा अगर आप प्यार से बात करेंगे तो मैं 1-1.5 घंटा और गा लूंगा। और टचवुड भगवान का धन्यवाद करता हूं मैं कि आर्टिस्ट सिंगर को सुनने का पैसा नहीं मिला, बोलने का पैसा मिला।
मैंने कहा आपको समझ नहीं आ रहा, मैं म्यूजिक कम कर देता हूँ। बोला नहीं मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने क्या किया संतोषी, हमने म्यूजिशियन बंद किए, साउंड बंद किया, अच्छा, हमने बिना साउंड के गाया। वो आदमी पूरी रात से बैठा हुआ ठीक था, जितनी देर वो बैठा रहा वो जलील होता रहा। उसने कोशिश की मुझसे बात करने की, फैमिली मेंबर जिनके घर वो प्रोग्राम था, मैंने कहा जी अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो पैसे ले लीजिए, मैं एक पैसा लेके नहीं जाऊँगा। तो वो कह रहे हैं मैंने तो पैसे दिए भी नहीं। मैं कहा फिर बोल क्यों रहा इतना, जिन्होंने दिए हैं हाँ वो तो बोल ही नहीं रहे। फैमिली में कुछ इन्वाइटी होते ना कुछ लोग, हाँ, वो उनमें से था। तो जैसे ही जाके भावना वैसे ही बोल दे। मैंने उसकी बात भी रखी, जब उसको समझ नहीं आई तो जिस भाषा में उसे समझ आना था वो भाषा, वो चुप ही रहा जितनी देर में पंडाल में रहा। हाँ, अब बेवजह गालियां सुन के क्यों आ जाऊं, फिर दिल्ली का असर है ये। कुछ बातें कुछ होती गालियां हैं, वो दिल्ली वालों के लिए गालियां नहीं होती। वो एक दिल्ली की बात है और जब आप बॉम्बे में जाते हैं गाने के लिए जाते हैं तो दोनों में एटमॉस्फेयर में क्या अंतर महसूस करते हैं? बहुत एक फर्क है। दिल्ली का आदमी बात बहुत करता है, हाँ टॉकिंग लवर है हम लोग। हाँ, हम बेवजह किसी टॉपिक पर आधा घंटा बात कर लेंगे। बॉम्बे इतना फास्ट चल रहा है, उनके लिए बातों के लिए वक्त ही नहीं उनके पास। जितनी देर आपसे काम है उतनी देर ब्रीफिंग हुई, हाँ, ब्रीफिंग होने के बाद आप काम किया, आपने आपका चेक मिला, आपको आपके पैसे मिले, अपने साइन किए, नमस्ते जय माता दी। चाय कॉफी पीनी है तो कैंटीन है वहां पे, आप ऑर्डर कीजिए पीजिए, पूछेंगे नहीं आपको वो। और वो अपने हिसाब से ठीक है, काम करवाना आता है उन्हें, हाँ, काम करना आता है। वो समझते हैं इस बात को कि हमने स्टूडियो आ रखी है, पर आवर पे घंटे के हिसाब से घड़ी चल रही है, टक 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 टक, तो काम निकालना चाहिए। यहाँ तो हम लोग तो ये हो गया वो हो गया, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, इन बातों में हम वक्त खराब करते हैं। मुझे याद है आपको एक बार जब अभी अवार्ड भी मिला था 2011 में, जब आपके गाने आए उसके बाद आपको मिला तो बेस्ट जो अपकमिंग जो हमारे सिंगर्स होते हैं उसको अवार्ड दिया जाता है। तो जब ये अवार्ड आपको मिला तो आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ी संगीत के प्रति, या आप लापरवाह हो गए कि चलो अब तो नाम हो ही गया? सुनिए मेरी बात सुनिए, हाँ, बेवजह मैं कह दूं कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कांधे पे लेके घूम रहा हूँ, मुझसे तो वो होगा नहीं। हाँ, मैं बस अपना काम कर रहा हूं, अच्छा, मेरा किसी पर एहसान नहीं है, मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे वो काम करने के बाद लोग अप्रिशिएट करते हैं, हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आगे से वो थोड़ा और खुश हो जाए। मैं नहीं कहता हूँ पूरी दुनिया मुझे प्यार करती है, ऐसा कोई वहम नहीं है। अच्छा, मैं नहीं कहता हूँ बहुत सारे मेरे व्यूज हैं, बहुत सारे फॉलोवर हैं। अरे अपना काम करो आप, कोई किसी को फॉलो नहीं करता। यहाँ आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, यहाँ से बात कॉपी की अपनी बोल दी, वहाँ चेप दिया, मेरे व्यूज इतने। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, एक बच्चे ने कोई गाना गाया, ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता। तो उसी गाने कोई ऑडियो कॉपी करके हाँ, एक छोटी सी बच्ची, मैं नाम नहीं उसका जानता, हाँ, ना उसका जानता हूँ जिसका ओरिजिनल ऑडियो है, हाँ, उसी गाने को कॉपी करके उस 12-13 बिलियन व्यूज उस बच्ची के हो गए। हाँ, छोटी बच्ची है, छोटी देखा बच्ची था। हाथ में तोता लेकर, हाँ, कभी हाँ, खाना हाँ, लेकर, है ना। हाँ, मैंने भी आज घर में बात की अपने बच्चों से, तो मैंने कहा बच्ची क्या गा रही है, हाँ, तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि ये बच्ची नहीं गा रही है, ये कोई और लड़का गा रहा है। अच्छा, उसने लिपसिंग किया? उसने खाली लिपसिंग किया, पापा ने उसे तैयार ऐसा कराया हुआ है कि आपको लगेगा कि यही गा रही है। असल में जिसका वो ऑडियो है, हाँ, उस बच्चे का नाम नहीं होता। बताओ आप। क्रेडिट चोरी तो आपका भी हुआ था, आपका भी एक गाना किसी और ने गा दिया था। हाँ, तो क्या था वो? एक भजन बड़ा आजकल हर जगह गाया जा रहा है। हाँ, दिल करदा मैया जी मेरा दिल करदा, माए मेरी मेरा दिल करदा, तेरे पवन ते रात बितावा, राती तेरे नाल रुका तेनू दिल दा हाल सुनावा। ये भजन बहुत प्रचलित हो गया है। तो कोई भाई साहब है, उन्हें वहम है ये कि उनके गाने से ये हिट हो गया है, उनके गाने के बाद लोगों ने सुना है। तो मुझे एक किस्सा याद आता है, आप कहते हैं, हाँ, अगर आप कहें तो मैं हाँ, बिल्कुल सुना है। एक ऑडिशन चल रहा था गाने का, हाँ, तो वहाँ एक भाई साहब आए, तो जो ज्यूरी बैठी थी उन्होंने कहा जी क्या गाएंगे? बोला जी मैं अपना गाऊंगा, जैसे आप हैं वो, हाँ, मैं अपना गाऊंगा। आपने कहा सुनाइए। हाँ,
तो मैंने कहा गड्ढे ते ना चढ़ दी गढ़ी रेते ना चढ़ दी छड़िया दे टट्टू ते टप चढ़ दी और बोलो तारा रारा बोलो तारा। तो जूरी ने कहा ये आपका गाना है? बंदे ने कहा हाँ बड़ी डिटाई से, हाँ जी मेरा गाना है। बोले भाई साहब कुछ अपना सुनाओ। बोले लो मैं सुनाता हूँ। ना 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 रे ना रे ना रे। बोले तू पागल हो गया, ये दिलेर मेहंदी का गाना है। तो उस बंदे ने इतनी बेशर्माई से कहा छड़िया थे टट्टू ते टप चढ़ दी, ये मेरा गाना है। बोला ये दिलेर मेहंदी का गाना है पागल आदमी। बोले देखो जी ये गाना मेरा है। अब पूछो कैसे? कैसे? उनका टट्टू काला था मेरा गोरा है। थोड़ा बहुत चेंज करके उसको अच्छा, वो अपना बनाने की जो ये नीति चल गई है, रिमिक्स, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हाँ, मतलब प्रॉपर वो नहीं बोलना, मॉडिफाई, थोड़ा सा मॉडिफाई करना। जैसा है माए मेरी मेरा दिल करदा तेरे पवन ते रात बितावा, माए नी माए मेरा दिल करदा। मेरा बेटा है हार्दिक, अगर कोई उसे कार्तिक बोलेगा तो क्या वो उसका हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा ना, नहीं, रहेगा वो मेरा ही। हाँ, हाथी डोले गाम गाम जिसका हाथी उसका नाम। हाँ, मैं किसी भजन गायक को नहीं रोकता कि मेरे लिखे भजन आप मत गाओ, सब गाओ यार, बल्कि थैंक्स टू यू आपने मुझे इस लायक बना दिया, आपने मुझे इस लायक समझ लिया। ये डालना, क्या आपने मुझे इस लायक समझ लिया? क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हो? जो मैं गा रहा हूं आप उसको चेंज करके अपना बना रहे हो, आप तो सरेआम चोरी कर रहे हो। तो भगवान का शुक्र है कि जब से मेरे नीम में आम आने लगे, जब से मेरे नीम में आम आने लगे, जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे। अरे वाह, मैं तो भगवान का शुक्र करूंगा, धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने मुझे इस लायक बनाया कि लोग मेरा लिखा गाया चोरी करते हैं और उसे अपने बाप का माल समझते हैं। धन्यवाद। तो ये आपकी सफलता की निशानी है कि आपने जो इतनी मेहनत किया इस इंडस्ट्री में अपने गाने को गाकर रियाज के साथ साथ, तो अब आपको लोग कॉपी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भी सफलता की निशानी है। सफलता है सर, बिल्कुल। हाँ। मेरी कोई बहुत उम्र नहीं है, हाँ, इतनी उम्र में लोग मुझे कॉपी करने लगे, ये धन्यवाद है प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और कोई एक नहीं है, कोई अगर एक कहे कि मैं ही हूँ। हाँ, मुझे रोज बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे वीडियोस आते हैं हाँ, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर, मेरे फोन पर, हाँ, कि हमारे बच्चे ने ये, मेरा बच्चा लोरी सुनता है लाल चोला, हाँ, मेरा बच्चा उठता है काल का माँ मुझे तेरी जरूरत है, ये सुनता है। हमारे बच्चे नाचते हैं तेरे पागलों में गिनती होनी चाहिए, हाँ, हमारे बच्चे झूम जाते हैं हम झंडे वाले के दीवाने सुनकर। तो अगर ये वहम है उनको हाँ, कि उनकी वजह से ये, तो पागल, ये तेरी वजह से क्या होगा? ये मेरी वजह से भी नहीं है, ये सब उसकी वजह से है। जिस शौहरत को तुम छीनने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, वो मेरी कमाई है ही नहीं, वो मेरी मेहनत है ही नहीं, वो उसकी रहमत है। तो मेरा धन्यवाद मत करो, उसका करो बस, कि भगवान ने, मैं तो धन्यवाद करता हूँ भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं लिख पाऊँ, हाँ, मैं गा पाऊँ। हाँ, तुम भी उसका धन्यवाद करो कि भगवान ने तुम्हें अच्छा चोर बनाया कि तुम मेरी चीज को अच्छे से पैकिंग करके, कॉपी पेस्ट, हाँ पैकिंग बड़ी अच्छी कर रहे हो, बड़े अच्छी पैकिंग कर रहे हो, बड़े अच्छे से उसका वीडियो, बड़े अच्छे से उसका प्रमोशन कर रहे हो, जगह जगह गाओ। हाँ, बच्चे हो तुम अपने, गाओ, बच्चे हो हमारे, कोई मना ही नहीं है। तरुण भाई, मैंने हर तरीके से आपसे सवाल किया, कुछ तीखे भी, कुछ चटपटे भी, और कुछ आपके संघर्ष के दौर का, और आपके जो अब आजकल कॉपी चल रहा है उस पर भी, क्योंकि हम सभी हर मेहमान से एक बार रैपिड फायर करते हैं। तो अब मैं जो भी सवाल करूंगा हमें, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हाजिर जवाब भी हैं, तो रैपिड फायर का दौर अब शुरू करते हैं। कुछ सवाल मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है और इमीडिएट इसका आंसर देना है आप उसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका पहला रिएक्शन वो कैसा रहता है, कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सभी आज टॉक विद टंडन के इस अध्याय में हमारे मेहमान तरुण सागर ने बहुत अच्छे भजन भी सुनाए हम लोगों को, भजनों के साथ साथ बॉलीवुड की दुनिया की सैर भी कराया, अच्छे भजन भी सुनाए हम लोगों को, और बहुत सारी अच्छी बातें भी हम लोगों को सुनाया। हो सकता है आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अब इनसे करते हैं थोड़ी रैपिड फायर, क्योंकि ये बहुत हाजिर जवाब हैं। ये कभी कभी बहुत प्यार से बात करते हैं, कभी बहुत गुस्से में भी हो जाते हैं, बहुत इमोशनल भी है, तो बहुत प्यार करते हैं। तो कलाकार हरपन मौला होता है, ऐसे ही तरुण सागर हमारे साथ हैं। तो सबसे पहला आपका सवाल है, गुरु आपके पापा हैं या मास्टर सलीम जी? दोनों है। रियाज करना ज्यादा पसंद है या आराम? रियाज। कोई सपना जो तरुण का अधूरा रह गया है? काफी सारे हैं अभी। जीवन में पहला ब्रेक कब मिला? रिकॉर्डिंग में
रिकॉर्डिंग में पहला ब्रेक मिला हनी सिंह, मैं किसी जागरण में गा रहा था, तो वहाँ उन्होंने मुझे सुना और दूसरे तीसरे दिन ही मुझे रिकॉर्ड कर दिया। वो सॉन्ग जो आपकी अपनी पहचान है। तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, मैं झूठ कहूँ तो मर जाऊं, ओ गर्ल योर माइन, ओ गर्ल। वैसे दिल्ली के लड़के किसी से डरते नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ तरुण को अगर डर लगता है तो वो किससे लगता है? मैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं नहीं चाहता ये मुझसे कभी रूठे, चाहे वो एक हो कोई। आने वाले जो न्यू कमर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र में जो आना चाहते हैं संगीत के फील्ड में, सिंगिंग के फील्ड में? यार बड़े बनो, चाहे चोरी करो, जो मर्जी करो, सिंगर बड़े बनो। बड़े बनोगे ना तो ये लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, सब पीछे पीछे डोलेंगे तुम्हारे। ये बेवजह हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, मैं सच बोल रहा हूँ। ये मैं देखता हूँ बहुत सारे मंदिरों में मंगलवार शनिवार बहुत सारे लोग बेचारे कितने सालों से फ्री गा रहे हैं। हाँ। और मंडल वाले लगाओ, कार्यकर्ता लगाओ, जागरण चौकी वाले लगाओ, ऑर्गेनाइजर लगाओ, उन्हें कुछ नहीं समझ रहे, चैनल वाले उन्हें कुछ नहीं समझते। आप हिट हो जाओ, बस कुछ भी करके हिट हो जाओ। हिट हो जाओगे ना तुम अच्छे हो जाओगे, क्योंकि हर अच्छा गाना हिट नहीं है, लेकिन हर हिट गाना अच्छा है। तो कोशिश करो हिट हो जाओ। सफलता का पैरामीटर क्या होता है? लोगों की नज़र में कुछ और है, आपकी नज़र में कुछ और हो सकता है। आपकी क्या है? मेरी नज़र में अच्छा होना, जैसे एक गायक का सुर में होना सफलता है, लेकिन पब्लिक कुछ और समझती है। पब्लिक कहती है जो पैसे वाला है वो अच्छा गायक है। तो इस कश्मकश में मत पड़ना मेरे भाई, किसी के यहाँ गुलामों की तरह सेवा करने की कोई नीड नहीं है। किसी का आदर करो, सम्मान करो, लिमिटेड करो, अपने आप को हिट करने पे लगे रहो। हिट हो जाओगे ना, ये सारे पीछे घूमेंगे तुम्हारे सब। और आपने जो अपने गले में लॉकेट डाल रखा है वो किस भगवान का है? ये मेरे बाबा जी हैं, भैरव बाबा जी। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत रेयर देखता हूँ और आपके गले में देखकर मुझे लगा कि पूछना चाहिए। आपने दूसरे गले में देखा ही नहीं। हाँ, मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि ज्यादातर तो मैंने माता रानी का देखा है और अलग अलग भगवान का। हाँ, ये मेरे बाबा जी हैं, भैरव बाबा जी, किलकारी भैरवनाथ। काशी से जिनका चलन है और फिर दिल्ली में आकर बहुत विशाल मंदिर है इनका, जहाँ मंत दीनानाथ जी, मंत गंगानाथ जी, हाँ, परिवार पूरा हाँ, जो इनकी सेवा में, ये मुझे देने मेरे पापा जी की, महंत श्री विद्यासागर जी की। यहाँ जो जाता हूँ मैं, मेरे पापा की वजह से जाता हूँ। आजीवन जा रहा हूँ, जाऊंगा। मैं नहीं रहूंगा तो मेरा बेटा जाएगा। बेटे की बात कर ली तो एक बेटा ऐसा था, क्योंकि ये सवाल मेरा अधूरा रह गया था, थोड़ा अनकम्प्लीट, इसको थोड़ा मैं सीक्वेंस थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन मैं जरूर पूछना चाह रहा था। एक जगह था जहां आप जाना चाहते थे, वहां ऑडिशन में आप फेल हो गए तो नहीं गए, और बाद में आपको बड़े प्रेम से बुलाया गया, वो जगह कौन सा था? अच्छा, वो आपने काम किया है, वर्कआउट किया है, इस पे होमवर्क किया है। हाँ, एक उल्लासनगर एक जगह है बॉम्बे के पास, हाँ, साईं वसंत शाह दरबार, मेरा बड़ा प्यार है वहाँ। हाँ, तो बहुत साल पहले वहाँ मुझे जाना था, पापा ने बोला यहाँ जाना है, तो कोई लोग थे जो सिर्फ हमें टिकट देने वाले थे वहाँ तक जाने का। पेमेंट ये नहीं था कुछ, लेकिन वो बड़ी जगह थी, बड़ा स्थान था, संतों की नगरी है उल्लासनगर। मैं अक्सर नहीं, अमूमन वहाँ जाते रहता हूँ। तो वहाँ जब मैं नहीं जा पाया, उन्होंने मना कर दिया, नहीं लेके जाएंगे, भजन गाएंगे ये लोग। पापा ने मुझे बहुत मारा यार, बहुत बहुत पीटा मुझे। उसका रिवर्ट मुझे कैसे मिला, भगवान कैसे साथ देते हैं। 12-13 साल बाद मुझे वहाँ से फ़ोन आया, मुझे जब कंफर्म हो गया वही जगह है, तो जाना मुझे वहाँ अकेला था। मैं पूरी फैमिली को लेके गया, पापा को भी लेके गया। पापा को मैंने याद दिलाया ये वही जगह है जहाँ पे ना जाने की वजह से आपने मुझे चोरों की तरह पीटा था। आज वहाँ हमारे लिखे हुए गाए हुए भजन गाए जाते हैं। भगवान ऐसे, आप उस पर छोड़ोगे ना संतोष जी, तो वो ऐसे लौटाएंगे वापस। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही। छोटी छोटी ये चीज़ें हैं, मैं इनमें जीता हूँ, इनमें खुश हो जाता हूँ। तो हर कलाकार ऐसे महान नहीं बनता, उसके पीछे उनकी समर्पण, उनका डेडिकेशन और गुरुओं के प्रति आदर जो आपको महान बनाता है। तरुण सागर जी बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे बेटे और एक अच्छे शिष्य भी हैं। क्या आपने जो इस लाइन में अपनी जो पहचान बनाने के बाद नए न्यू कमर्स को सपोर्ट करते हैं, पीछे उनको अगर कोई पूछने के लिए आता है भैया कुछ ऐसा बताओ, तो क्या उसको सही राह देते हैं या उसे गुमराह कर देते हैं? सर अब ये मैं खुद कहूँगा या वो खुद कहेंगे? आपको क्या लगता है, आप क्या करते हैं? देखिए, मैं एक ही बात में इसका जवाब देता हूँ। हाँ, मैं नहीं कहता मैंने किसी को बनाया, हाँ,
लेकिन भगवान का शुक्र है मैंने किसी का बच्चा बिगाड़ा नहीं है। अच्छा। मैं कभी किसी के बच्चे को बिगाड़ता नहीं। अगर सुधारना मेरे बस की नहीं है तो मैं हाथ छोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अपनी मर्जी करते हैं। लोग अपने बाप की नहीं मान रहे हैं यार, हाँ। हमारी कहाँ से मानेंगे। तो जो अगर मेरी बात उसे ठीक लग रही है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हाँ। जो आगे से मुझे अप्रोच करते हैं कि हमें हाँ। गुरु धारण करना है, तो मैं थोड़ा सा तो टटोलता हूँ। हम्म। और इज्जत ऐसी चीज है, कौन नहीं लेना चाहता। जब कोई हाथ जोड़कर आपके आगे खड़ा है, जब कोई विनती कर रहा है आपसे, जो कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, हाँ। तो मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं कि नहीं इंसान ही हूं मैं। हाँ। मैं मिसयूज नहीं करता हूं उन बच्चों का। अच्छा। वो मुझे बड़ा समझते हैं, मैं उन्हें बालक समझता हूं और बिगाड़ता नहीं हूं बस। तो किसी गाने को अगर आप कंपोजिंग की बात करें, सिंगिंग, जैसे बच्चों के बाद हम सभी उन बच्चों को सिंगर बनाते हैं, तो कंपोजिशन में करना ज़्यादा आसान लगता है या कितना समय लेते हैं किसी गाने को कंपोज करने में? ये प्रभु कृपा है, हो जाए तो अभी 15-20 मिनट में हो जाए, नहीं हो तो 15 दिन जैसे में। ये जो टॉक विद टंडन हमारा एपिसोड है, हमारा शो है, हाँ। तो इसके लिए कैसे, अगर कुछ कंपोजिशन करने चाहेंगे तो कैसा बनना है, कैसे बना सकते हैं? लोग यहाँ बातें होती हैं दे दनादन, अच्छा। टॉक विद टंडन क्योंकि आप 1 to 1 सवाल जवाब देते हैं। तो जाते जाते मैं चाहता हूँ एक अच्छा सा भजन, जिससे हम सभी आज अपना टॉक विद टंडन का आज का ये एपिसोड तरुण सागर जी के साथ साथ हर दर्शकों के लिए खास बन जाए। ऐसे ही मेरी प्रार्थना है कि एक अच्छा सा भजन चलते चलते। शाम होई मेरा शाम नहीं आया, बिन शाम दे शाम ना भावे, शाम वेले वजा शाम नुमारा, जिंद शाम शाम कुरलावे। बोलो प्रेमियों, जय श्री श्याम। आज तरुण सागर जी के साथ मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और दिल से इन्होंने हर बात को जवाब दिया। आपका तहे दिल से थैंक यू। देखिए, सच बोलने के लिए ना सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। अगर मैंने कहा इसका मतलब मैं टाइम ले रहा हूँ। हाँ। टाइम ले रहा हूँ झूठ बोलने के लिए। आप जो पूछेंगे इमीडिएट तो सच ही बोला जाएगा। हाँ। ना मैंने आपसे पूछा कि आप मुझसे क्या सवाल करेंगे, हाँ। ना मैंने पूछा, ना आपने मुझे बताया, तो सच ही तो बोलना है। सच के लिए टाइम क्यों लें। आशा है टॉक विद टंडन का आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा, लेकिन उन सभी दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि आप आज के इस पॉडकास्ट में क्या ज़्यादा पसंद आया, हमारी बातचीत को आपने क्या सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और क्या नापसंद किया है, जिससे मैं अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में उस चीज़ से मैं थोड़ा दूर रहूं। हाँ, अगले पॉडकास्ट में आप किस मेहमान को देखना चाहते हैं आप हमें इनबॉक्स करें। आज हमने बड़े बेबाकी से बहुत अच्छे प्लेबैक सिंगर, भजन गायक, मेरे बड़े अच्छे साथी तरुण सागर जी से बहुत सारे सवाल किए, क्योंकि कुछ कलाकार दिल से हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं। तो ऐसे तरुण सागर जी से हमने हर सवाल किए। अगर आपके भी कुछ विचार हैं, कुछ इनबॉक्स हैं और कुछ इनकी बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातचीत जिससे आप इनके संदेश इन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें इनबॉक्स ज़रूर करें। तरुण सागर जी उनका जवाब देंगे या हमारी टीम भी उसे ज़रूर यह संदेश उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे इस पॉडकास्ट को आप देख पाएंगे जियो टीवी पर। हमारे हर रविवार को रात 8 बजे नए पॉडकास्ट में हर बार होते हैं नए मेहमान। इस बार मिलेंगे तरुण सागर जी और अगले बार हमारे एक और मेहमान होंगे जो आप सभी के साथ पॉडकास्ट में अपने दिल की बात आप सभी के साथ साझा करेंगे। आइए जानते हैं आज का अनुभव। तरुण सागर जी, आज टॉक विद टंडन और हमारे टंडन स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगा? एक अच्छा ओपिनियन जो भी आपको लगा। जो मैंने फील किया आज ही, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि संतोष जी बहुत सारे नए सवाल लेकर आए थे, क्योंकि मैं कई बार जाता हूं तो मेरी जर्नी के बारे में और भी बहुत सारी जगह मैं बोल चुका हूं, बात कर चुका हूं, लेकिन आपने देश से जुड़ी बातें की, आपने भगवती माँ से जुड़ी बातें की, आपने वो वीआईपी कल्चर वाली बात की, बहुत सारी बातें मुझे अच्छी लगी। तो मैं आप सभी का, आपकी पूरी टीम का, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आपने इतनी देर मुझे झेला। धन्यवाद।